Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lian Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। देखिए भाषा, लिपि और व्याकरण हमने पढ़ा, तो भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, हमने डिस्कस किया था। लेकिन व्याकरण को समझने के लिए हमें वर्ण और वर्णमाला की आवश्यकता है ना। कैसे वर्ण बने, कैसे वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनी, है ना। तो देखिए वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए सेब। सेब एक शब्द है और इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे देखिए स प्लस स में क्या मिला? ए, तो से बना। फिर देखिए ब प्लस अ, ब में क्या मिला? अ मिला तो क्या बना? व, पूरा ब बन गया। वे क्या बना? सेब। अब आगे स प्लस ए प्लस ब प्लस ए के टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये तो अपने को भी पता होनी चाहिए ये बात कि स है वो मूल ध्वनि है। स को आप तोड़ो कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर पूरा जो स लिखा होगा उसको हम तोड़े तो उसके टुकड़े हो सकते हैं। कैसे? देखिए स प्लस अ हो सकते हैं ना, ये देखिए स प्लस अ। लेकिन ए के अपन टुकड़े करें तो ए के टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वह छोटे से छोटे मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण, वर्ण से क्या बनी? वर्णमाला। हर भाषा में कुछ वर्णों का प्रयोग होता है, ऐसे सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा क्या होगी वर्णमाला की? ध्यान से सुनिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह है, क्रमबद्ध यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, किसके बाद में कौन सा वर्ण आएगा, तो ये निश्चित किसमें होता है? वर्णमाला। तो किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ग श श श है क्ष त्र ज्ञ ओ श्र। ये हमारी वर्णमाला है। आपने पढ़े होंगे हिंदी में वर्णमाला में। नेक्स्ट देखिए आप, हिंदी वर्णमाला को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 पार्ट कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। देवनागरी लिपि में मूल रूप से 11 स्वर हैं। कितने कितने स्वर हैं हमारी लिपि में? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। कितने स्वर हुए? 11। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है। एक स्वर है ओ। ओ स्वर अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आए हैं। ओ स्वर कहाँ से आए? अंग्रेजी के प्रभाव से किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। इसका प्रयोग आ और ओ के बीच की ध्वनि के लिए होता है, जैसे बोल। ठीक है।
तो गोल शब्द में ऊपर देखिए चांद लग रहा है पर इसमें बिंदु नहीं लग रहा, तो ये भी क्या एक स्वर है। ये ओनली जो चांद वाला है जिसको बोलते हैं ओ। और ये किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये स्वर किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और किस में? हिंदी भाषा में आया है। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, जैसे कॉलेज है ना, कॉफी, बोल, ये सब शब्दों के ऊपर हम एक चांद बनाते हैं, तो ये क्या है? ओ भाषा से लिया गया है। जैसे देखिए यदि बोल पर अगर ये नहीं लगाया जाए चंद्र बिंदु, तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? केश हो जाएगा, बाल बन जाएगा। बोल नहीं होके क्या बन जाएगा? बाल। और बाल का मतलब क्या होता है? केश। ठीक है, तो ओ में क्या होता है? अर्थ बदलने की शक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए कॉफी, कॉफी शब्द होता है ना, देखिए कॉफी, तो ओ की ध्वनि आ रही है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कॉफी। और अगर हम इसमें से कॉफी में से ओ की मात्रा ये हटा दे, तो क्या बन जाएगा? काफी, यानी इतना ही काम काफी, आज के लिए इतना काफी है, बोलते ना, यानी सफिशिएंट है। तो इस तरीके से ओ में अर्थ बदलने की क्षमता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों के भेद। तो देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हमारे पास कुल टोटल 11 स्वर थे, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सर्वप्रथम देखते हैं हम ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ और री। ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ए, ई, उ और री, ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, लघु यानी छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? लघु यानी कि छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें उच्चारण करते समय बिल्कुल भी समय नहीं लगता, फटाफट उच्चारण हो सकता है, वो स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। री मूल रूप से स्वर है, आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे रू के रूप में भी बोला जाता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदी भाषा के हिसाब से इसको यूज में लेना है, तो हम इसको री ही बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर थे उन स्वरों को 11 स्वर थे हमारे पास, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, औ तक थे। तो ये कुल टोटल 11 स्वर थे। तो इन स्वरों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसके आधार पर? बोलने के समय के, यानी उच्चारण के आधार पर। सबसे पहला आता है हमारी ह्रस्व स्वर, जिनको उच्चारण करते समय हमें चुटकी बजाने जितना समय लगता है, तो वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब ह्रस्व दीर्घ स्वर क्या होंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बोलते समय दुगना समय लगता है, तो वो क्या होंगे? हमारे ह्रस्व दीर्घ स्वर होंगे। जैसे आ, तो देखिए आप ए बोल के देखिए, ए में हमें इतना समय नहीं लगा जितना में आ में लगा। ई जल्दी से निकल गई, ई समय लगा। उ जल्दी से निकल गया, उ समय लगा। री जल्दी से निकल गई, उसके बाद में ए, आई, ओ, औ, इन सब में हमें क्या लगा? समय लगा। इसी तरीके से देखिए हमने ह्रस्व स्वर में 4 वर्णों को डाला था, इसी तरीके से दीर्घ स्वर में हमने 7 वर्णों को डाला। टोटल हमारे पास कितने वर्ण हो गए? 4 ये हो गए और 7 ये हो गए। दोनों को मिलाकर टोटल हमारे पास 11 स्वर हो गए, और 11 ही हमारी वर्णमाला में स्वर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं?
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी ह्रस्व से दुगना समय किसमें लगा, दीर्घ के उच्चारण में, और प्लुत के उच्चारण में हमें इन दोनों से ही अधिक समय, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे देखिए आप ओ शिवाय, यानी ये पुराने जो ग्रंथ होते थे या किसी को दूर से बुलाने में, अरे राम, है ना, ओ, तो ऐसे वाले शब्द होते थे वो प्लुत स्वर में आते थे ना। और अभी भी इनका यूज नहीं होता है, जैसे अपन गायत्री मंत्र ओम, है ना, और नमो भगवते वासुदेवाय, इन सब शब्दों में यूज में लेते हैं ना, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण बहुत लंबे समय तक होता है वो होते हैं प्लुत स्वर। और इसमें 11 वर्णमाला में से इसको डिवाइड हमने नहीं किया है, ये किसी भी वर्ण के साथ आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, स्वरों की मात्राएं। मात्राओं का ज्ञान सभी को होता है, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे मात्राएं लिखी जाती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अमात्रिक होता है, लेकिन ये वर्ण के साथ मिक्स होता है। जैसे क के साथ अ मिला तो क बना, ठीक है, प के साथ ए मिला तो पूरा प बन गया। देखिए आ की मात्रा होती है किसी भी वर्ण के आगे खड़ी पाई, किसी भी वर्ण के आगे खड़ी पाई होगी, इसका मतलब वो किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। ई की मात्रा किसी भी वर्ण के इस साइड जो मात्रा होगी वो ई की मात्रा, जैसे की, बड़ी की, फिर पू, पू, फिर री की मात्रा क के नीचे देखिए री लगा हुआ है। इसी तरीके से देखिए किसी भी वर्ण के ऊपर एक खड़ी मात्रा होगी वो क्या होगा, आपके एक की मात्रा। इसी तरीके से किसी वर्ण के ऊपर दो खड़ी डंडियां होगी वो आई की मात्रा होगी। इसी तरीके से देखिए किसी भी वर्ण के आगे एक खड़ी पाई और ऊपर एक खड़ी पाई होगी वो ओ की मात्रा होगी। और औ की मात्रा के लिए किसी भी वर्ण के आगे एक डंडा और ऊपर दो मात्रा होगी, वो क्या होंगे आपके औ की मात्राएं होगी। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में हमने डाले थे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो स्वरों को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के बाद में हम पढ़ेंगे अपने व्यंजन। अयोगवाह, अयोगवाह यानी ए के योग से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह ऐसी ध्वनियां हैं जो ए आदि की स्वर की सहायता से ही बोली जाती है। जैसे देखिए अंगार में अ के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर पतंग, तो तंग अ की ध्वनि आती है। हंस, तो अ की ध्वनि आती है। तो इनके उच्चारण में हमें अ का उच्चारण जरूर करना पड़ता है। ए के उच्चारण के बिना ये ध्वनियां हैं वो बोली नहीं जा सकती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। प्रातः में अह का उच्चारण ए के बिना, जैसे ये जो ना प्रातः, इसको हम है के उच्चारण में बोलते हैं, जो विसर्ग ना इसको है का उच्चारण बोलते हैं, लेकिन विसर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ण है वो क्या होगा, अ होगा, उसमें ए की ध्वनि होगी। नेक्स्ट देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, ये अयोगवाह के अंदर ही आएंगे। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाह के अंदर तीन चीजें आती हैं। अयोगवाह क्या होता है, ध्वनियां होती हैं, उसमें तीन चीजें आएगी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो देखिए अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, डोट वाला होता है। ये क्या होता है, नासिक के व्यंजन, यानी नाक से निकलती है इसकी आवाज, इसका उच्चारण नाक से होता है। और ये स्वर के पश्चात आता है, ये जिस स्वर के पश्चात आता है उसी पर लगता है। देखिए कंगन, तो क के बाद में किसकी ध्वनि आई, नाक से आ रही है ना ध्वनि कंग, है ना, तो इसके अंदर क के बाद में ध्वनि आई तो ये डोट है वो किस पे लगेगा, क पर लगेगा। ठीक है, सुंदर, सू के बाद में अंग की आवाज आई तो किस पे लगेगा, सू के ऊपर लगेगा। चंपा, तो च के बाद में मैं की आवाज आई तो किस पे लगेगा, ऊपर लगेगा। अब आप कहोगे कि मैम मैं की भी आवाज आती है, न की भी आवाज आती है, तो ये डोट के रूप में क्यों लिखा जाता है, किसी भी वर्ग का, जैसे क, ख, ग, घ, न, ये देखिए छ छ ज छ य, ठीक है।
पेट है डेड है। इसी तरीके से त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म। ये किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ना, अंत वाला, क ख घड़े में प की लाइन तक 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी किसी भी लाइन का जो पहला वर्ण होगा उसके नाम से उस लाइन को जाना जाएगा। तो जैसे क की लाइन का पहला वर्ण क्या होगा, क, तो उसको बोलेंगे क वर्ग। च की लाइन का पहला वर्ण च, तो च वर्ग ना। इसी तरीके से त की लाइन का पहला अक्षर है तो त वर्ग। तो इनको इन वर्गों के नाम से जाना जाता है। किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा ना, वो आपके क्या होगा, नासिक की व्यंजन होगा। और नासिक के व्यंजन को किसके रूप में लिखा जाता है, इसके रूप में, इसको बोलते हैं अनुस्वार। सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। यह स्वर का गुण है, इसका उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों जगह से होता है। यानी इसका उच्चारण करते समय हमारे नाक से भी उच्चारण होता है, मुंह से भी। जिन स्वरों के ऊपर किसी स्वर की मात्रा नहीं होती वहां ये अपने मूल स्वर में लगता है। जैसे मान लो ये चांद है, तो चांद में चा के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, द के ऊपर भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ तो लगेगा ये चंद्र बिंदु के रूप में। और जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहां ये बिंदु के रूप में लगता है। जैसे मैं के ऊपर क्या आ रही है, 2 मात्राएं आ रही है, 2 मात्रा होने की वजह से ये किसके रूप में लगेगा, अनुस्वार के रूप में। यहाँ पर चांद नहीं लग सकता। यानी जिस शब्दों के ऊपर मात्राएं लगी होती है वहां पर चंद्र बिंदु है, वो बिंदु के यानी अनुस्वार के रूप में लगेगा, बिंदी बन जाएगी उसकी, चांद हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से में, सी, सौंठ, है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, मात्राएं हैं, तो मात्राओं के पास में एक बिंदु आ जाएगा। इस तरीके से अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता है। देखिए, ये देखिए, हंस, ठीक है, हंस, हंस का मतलब पक्षी होता है हंस। और एक मैं लिखती हूँ हंस, हंस, हंस यानी हंसना, लाफिंग, लाफ करना, हंस, हंस और हंस। आप बोल के देखो, बोलने से पता लगेगा। हंस यानी नाक से ध्वनि निकल रही है, और हंस यानी अनुनासिक है, उसमें नाक और मुंह दोनों जगह से आवाज आ रही है बोलते समय। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सिर्फ और सिर्फ स्वर और अयोगवाह ध्वनियों के बारे में डिस्कशन किया है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार, र के विभिन्न प्रयोग, द्वित्व व्यंजन आदि सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।